बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्ज़ा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है, देखिए ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने ज़िम्मे ले लें, अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को वहाँ लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फ़ौज तैयार की है वतन अजीज़ के दिफा के लिए। उस फ़ौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन याद रखिएगा वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो IMF से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहाँ पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफ़िक़ा पॉलिसी बनी थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पर ओपन डिबेट हुई थी और ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। PTI अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे, लेकिन अब 10 साल गुजर गए हैं इस बात को और अब ये फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था, कौमी मौक़िफ़, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफ़ी था, इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं।
और पाकिस्तानियों को उस पैसे में से कोई हिस्सा नहीं मिला, सवाए इसके कि पाकिस्तान में मनशियात का कल्चर आया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक कल्चर आया, पाकिस्तान में क्लाशनकोफ का एक कल्चर आया, और पाकिस्तान के अंदर बारूद आ गए, मनशियात आ गई, बहुत सारी बुराइयां पाकिस्तान में आई। और पाकिस्तान में जो जर्नैलों के बच्चे थे वो बहुत अमीर हो गए, वो अरबोपति हो गए। यानी उनकी सारी ज़िंदगी की तनख्वाह एक तरफ और उससे हज़ारों गुना पैसा उनके पास आ गया। ये पैसा कहाँ से आया? ये अमेरिकन ने जो डॉलर दिए थे अफ़गान वॉर के बीच में, फिर हमने पकड़ पकड़ के अपने पाकिस्तानी यहाँ से अमेरिका के हवाले भी किए कि इसको भी ले जाओ, इसको, वो यूसुफ रमज़ी, वो एमल कानसी, ये आफिया सदीकी और बहुत सारे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। वो लोग भी डॉलरों के बदले में अमेरिका के हवाले किए गए। तो अमेरिका से जब आप पैसे लेंगे ना, तो अमेरिका आपको मुफ्त में नहीं देगा, वो आपसे मांगेगा कुछ। आपको अमेरिका की जंग लड़नी पड़ेगी एक मरतबा फिर कौम को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लाशें बिछेंगी, क्योंकि अमेरिका कभी भी हमें पैसे देगा तो उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो एक लंच है वो मुफ्त में नहीं था। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में लाशें गिर रही हैं, हम उसकी कीमत चुका रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी बलूचिस्तान में खून की होली खेली गई, 7 लाशें मजीद मिली हैं, तशद्दुद लाशें हैं, उनको गोलियां भी मारी गई हैं, और ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मिली हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान से लाशें मिलती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे जबरी तौर पे इंसानों को गुमशुदा किया जाता है। इंसानी हकूक़ की पामालियाँ सरकार भी कर रही है और दहशतगर्द भी कर रहे हैं। तो हम एक आग में झुलस रहे हैं। यही कुछ हमारा खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है। वहाँ पुलिस लड़ लड़ के थक गई है, लेकिन दहशतगर्दों को जिन्होंने लाकर बसाया उनसे पूछने वाला कोई नहीं है कि जनाब आप बॉर्डर पे बैठे हैं तो दहशतगर्द पाकिस्तान में कैसे आ गए। इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। जनरल बाजवा को बुलाकर पूछा जाए ना कि आप इन बंदों को पाकिस्तान में क्यों लेकर आए, जब सारे आपको समझा रहे थे कि ये काम ना करें, तो ये काम आपने क्यों किया। अब तो एमल वली खान भी बोलना शुरू हो गए। नाज़रीन, हुकूमत की ज़रा तरजीहात चेक करें। ये खबर मैं आपको देता हूँ। अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाला हुआ है, लोड शेडिंग कर रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं जी आप ना बचत करें, और कौमी बचत की हमने स्कीम मुतारफ़ करवाई हुई है और ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, हमने पैसा बचाना है। और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए के नए अलाउंसेस की मंजूरी दे दी गई। बजट में 180 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है, इजाफी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। ये वफाकी काबीना ने आला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी, जो कि 4 सालों में दूसरा बड़ा अलाउंस है जो ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है। और कफायत शारी के दावे किए जाते हैं। 180 करोड़ रुपया मजीद ब्यूरोक्रेसी के नाम कर दिया गया। यह है नादरीन पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल और इनकी तरजीहात। आज़ाद कश्मीर में नादरीन आज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े फैसले हो जाएंगे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो टाइम कहा गया था कि आपने इस वक्त तक रुकना और कोई लॉन्ग मार्च आपने नहीं करना और मजीद कोई एहतजाजी अनाउंसमेंट नहीं करनी, वो टाइम अब गुजर चुका है। आज जो है वो 23 तारीख है, वो शोहदा का दिन मना रहे हैं, और जो लोग शहीद हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाएगा। आज के दिन में उन्हें याद किया जाएगा। तो इस दिन बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। अगर तो आज डेवलपमेंट ना हुई और मुआहदा हतमी तौर पे तय ना पा गया और चीज़ें अमली तौर पे एक्टिवेट ना हो गई, तो फिर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। और क्योंकि इलेक्शन को 3 मराहिल में करके एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, इसके मुकाबले में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इसी लेवल की कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट होती है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 12 घंटों में आपको बड़ी खबर मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग खास तौर पे, तो मेरे अंदाजे में अब वक्त बहुत कम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास। उनको अगर कुछ करना है तो डू एंड डाई की सिचुएशन है और वो उनको अभी करना है। इसके बाद जो है वो हालत वो हो जाएगी कि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। नादरीन, अब जरा थोड़ी सी बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ने वार्न किया था यमन को, सऊदी अरब ने भी वार्न किया था यमन को, और यमन ने सऊदी अरब को वार्निंग दी थी। लेकिन यमन ने किसी भी वार्निंग को वो खातिर में नहीं लाए, उन्होंने हमला कर दिया। सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स, इनमें एक का नाम लैला है और जो दूसरा ऑयल टैंकर है उसका नाम है
अनसीलिया, ये दोनों ऑयल टैंकर सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स हैं। ये तेल से भरे हुए ये जा रहे थे बहरा अहमर में से, जिसको आप रेड सी कहते हैं। देखिए यहां पे ना जो समंदर है उसमें दो ऐसे एरियाज हैं जो बड़े हसास हैं। एक आबना हुर्मुज़ है जो ईरान और ओमान के बीच में है, और एक जो है वो यमन के बिल्कुल कॉर्नर से, जिसको बाब मंदब कहते हैं। तो बाबल मंदब जो है ये आबना हुर्मुज़ से भी ज्यादा एक बारीक एरिया है। आपकी यूरोप को जितनी सप्लाई जाती है, चाहे वो चाइना से जा रही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से जा रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया से जा रही है, चाहे वो कई अफ्रीकी ममालिक से जा रही है, ये जितनी सप्लाई जाती है यूरोप को, वो ज्यादातर ये पानी का रूट इस्तेमाल करते हैं जिसको बहरा अहमर कहते हैं, या आप अंग्रेजी में उसको रेड सी कहते हैं। यहां से ऊपर मिस्र के अंदर एक स्वेज कैनाल है जिसको इस्तेमाल करते हुए बहरी जहाज मेडिटरेनियन सी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, बहरा मुर्दार में, और वहां से वो फिर सप्लाई करते हैं पूरे यूरोप को, बरतानिया को, बाकी ममालिक को। तो अब मामला यह है कि जो रेड सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां पे बाबुल मंदब के करीब अटैक किया है दो ऑयल टैंकर के ऊपर, और दोनों में आग लगी हुई है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब तक की इत्तला के मुताबिक दोनों ऑयल टैंकर्स के अंदर आग लगी हुई है, और दोनों का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ था। ऐसे में एक वार्निंग भी जारी की गई है, और ये यूरोपीय यूनियन की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। बहरा अहमर से दूर रहें। यूरोपीय यूनियन की सऊदी अरब, इसराइल और अमरीकी जहाज़ों को ख़ास तौर पे उन्होंने हदायत दी है। और उन्होंने एक और बात की कि सिर्फ सऊदी अरब के जहाज़ों को ख़तरा नहीं है, बल्कि जो बाकी शिपिंग कंपनीज हैं वो भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि यमन ये समझता है कि जो भी जहाज़ सऊदी अरब के बंदरगाहों के ऊपर जाएंगे या वहाँ से गुजरेंगे वो सऊदी अरब को फ़ायदा दे रहे हैं, तो उसके वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक करेंगे। सऊदी अरब ने इसके ऊपर वार्निंग जारी की है। इससे पहले सऊदी अरब ने बड़ा तगड़ा जवाब कई मरतबा यमन के जो हौसी हैं उनको दिया है, और इस मरतबा पाकिस्तान भी उनके साथ है। पाकिस्तान ने बाकायदा वार्निंग भी जारी की थी। जब हौसियों ने ये धमकी दी उसके बाद पाकिस्तान ने वार्निंग जारी की, लेकिन उनके पास हथियार इस नौयत के कहाँ से आए, ये है वो बड़ा सबसे सवाल। यानी वो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जिस किस्म के हथियार ईरान के पास हैं, बिल्कुल वैसे मिलते जुलते हथियार जो हैं, या उतनी काबिलियत वाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हथियार जो हैं वो यमन वालों के पास भी हैं, और वो आसपास के मुल्कों को मुसीबत डाल सकते हैं। ख़ास तौर पे बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत तो उनमें है, क्योंकि देखिए ज़मीन उनके पास है ना, कब्जा उनके पास है। तो यहाँ से बाब मंदब को अगर वो बंद करते हैं या बाबुल मंदब के ऊपर वो अटैक करते हैं गुजरने वाले जहाज़ों को, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इसी बात पे यूरोपीय यूनियन ने खबरदार भी किया है। नादरीन, इसमें एक चीज़ का और आप इजाफा कर लें कि इस वक्त 2 हफ्ते हो गए हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जंगी झड़पें जारी हैं। एक दूसरे के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर रहे हैं। ईरान ड्रोन्स को इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल करता है, जबकि अमेरिका फ़िज़ाई हमले करता है। अमेरिका ने ईरान के बहुत सारे एरियाज़ में बड़े खौफनाक अटैक किए और बार बार फ़िज़ाई हमले कर रहा है। एक एक दिन में दर्जनों धमाके ईरान के अंदर होते हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अब तक जो अमेरिका ने कंफर्म किया 4 अमरीकी फ़ौजी मार दिए, जिसमें एक खातून फ़ौजी भी है। और वो बड़े पैमाने पर अमरीकी जो फ़ौजी अड्डे हैं अरब ममालिक में, वो उनको निशाना बना रहा है। काली बाफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा जी अगर यहां से आबना हुर्मुज़ से हम अपना तेल नहीं बेच सकते ना, तो फिर कोई भी नहीं बेच सकता। यानी अगर तेल हम नहीं बेचेंगे तो फिर हम किसी को भी नहीं बेचने देंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान का तेल ना बिके तो इराक से अमेरिकन कंपनियां तेल निकालें, या कुवैत से निकालें, या सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, इनका तेल यहां से निकल कर जाए और दुनिया को बिक जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तेल बिकेगा तो सबका बिकेगा, हमारा नहीं बिकेगा तो किसी का भी नहीं बिकेगा। ये जनाब एक वार्निंग जारी की है कालीबाफ ने, और वो ऐसा लगता है कि इसी चीज़ के ऊपर कारबंद है, वो इसके ऊपर डट कर खड़े हैं। नादरीन, मैंने ना कुछ मनाजिर देखे अमेरिका में। अमरीकी जो वज़ीर जंग है या वज़ीर दिफा आप कह लें, पीट हेग्सेट, वो सहाफ़ियों के और पार्लियामेंटेरियंस के जो उनके सियासतदान हैं उनके सवालों के जवाब दे रहा था। मैंने बार बार देखा कि उससे बड़े सख्त सवाल किए जाते हैं। उससे ये भी पूछा जाता है कि कितने लोग हमारे मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ। यह भी पूछा जाता है कि तुमने जाके जब अटैक किया तो सिविलियंस का नुकसान क्यों किया। यह भी पूछा जाता है कि क्या हमारी फौज जो है वो जंगी जराइम में मुलव्वस है। फिर यह भी पूछा जाता है कि जनाब हमारे कितने हथियार रह गए हैं और कितने हथियार इस्तेमाल हो गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि जनाब आप कितना खर्चा कर रहे हैं अमरीकियों का इस जंग के ऊपर। और मैं हैरान होता हूं कि वो वहां पे जवाब देने पर मजबूर होता है। अमरीकी वजीर जंग इन बातों का जवाब देता है। वहां कोई नहीं कहता कि यह सवाल करने वाला गद्दार है।
वहां कोई नहीं कहता कि सवाल करने वाला बागी है, वहां कोई नहीं कहता कि दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन के साथ मिला हुआ है। अमेरिका में ये ट्रेंड नहीं है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप इक्का दुक्का बार ऐसी बात कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन सिस्टम हमें ये बता रहा है कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। इंडिया में देखें नौजवान निकले, कितनी बड़ी तादाद में निकले। इंडियन फौज के पास, उनकी पुलिस के पास भी राइफलें हैं, गन्स हैं, पिस्टल्स हैं, और उनके पास भी बड़े अच्छे हथियार हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं जंग में, लड़ाई में। लेकिन आप देखें उन्होंने किसी नौजवान को गोली नहीं मारी। इंडिया के पास भी रॉ नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने जबरी तौर पे लापता नहीं किया अपने नौजवानों को। अच्छा, वो भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते हैं, उनको भी सीढ़ियां चढ़नी आती हैं, दीवारें क्रॉस करनी आती हैं, फलांगना आता है, मार कुटाई वो भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के घरों के ऊपर हमला नहीं किया, लोगों के घर नहीं तोड़े, लोगों के बेडरूम्स के अंदर नहीं घुसे, जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया और जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करवाई। कितना फर्क है। और हमारे टाउट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया कितना जुल्म कर रहा है नौजवानों पे। और भाई जो पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया, पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो जुल्म हो गया नौजवानों के ऊपर, उसका तो अशरे अशीर भी इंडिया में नहीं हुआ। ये जो अभी खेल खेला जा रहा है, या जो अभी सारा एपिसोड इंडिया में हो रहा है, इसको आप जुल्म कहते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में हुआ उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई इंडिया की हमायत नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है नौजवान खड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी ऐसे ही खड़े हों। जब ये श्रीलंका में खड़े हुए थे, मैं तब भी अच्छा लगा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आकर मुसल्लत हो गई हैं और उन्होंने अपनी एस्टेब्लिशमेंट कायम कर ली है, इनसे जान छुड़वानी चाहिए। खित्ते के नौजवानों का हक है आगे बढ़ने का। मैं सपोर्ट करता हूं जो काकरोच जनता पार्टी के नौजवान कर रहे हैं उसको, बिल्कुल, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ वो नहीं किया जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। मारंग बलोच, ईमान मजारी, आपके सामने दो मिसालें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया। अहमद फरहाद किधर है, अब कौन जानता है? सहाफियों को बकायदा इंटेलिजेंस एजेंसियों के बंदे आकर जेलों के अंदर धमकाते रहे कि खबरदार आज के बाद अगर तुमने नाम भी लिया तो, या खबरदार आज के बाद तुम हमारी मर्जी या मंशा के बगैर कोई खबर देने की कोशिश भी करो तो। ये हालात हैं नादरीन पाकिस्तान में, तो इसलिए तनकीद तो बनती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।